नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। विकास से कमजोर हो रहा तुष्टीकरण का जहर, ये कौन कह रहे हैं? मोदी साहब कह रहे हैं। पीएम मोदी ने किया 7 राज्यों की 34,700 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। और पहले चुनाव के समय नेता घोषणाएं कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता था। वाराणसी से छत्तीसगढ़ की महतारी बंधन योजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया। और आप देखते हैं कि इन परियोजनाओं से विकास को रफ्तार भी मिलेगी। 3628 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीपुर एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण। मध्य प्रदेश के जबलपुर और ग्वालियर, महाराष्ट्र के पुणे और कोल्हापुर, पंजाब के आदमपुर और दिल्ली एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन। 108 करोड़ रुपए से आजमगढ़ में बड़े महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का किया गया उद्घाटन। 11,500 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 59 जनपदों में 3702 करोड़ रुपए से 744 सड़कों, 5,342 किलोमीटर का लोकार्पण किया गया है। 8,176 करोड़ रुपए की 12 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। नमामि गंगे के अंतर्गत 1114 करोड़ रुपए की 3 सीवरेज परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 131 करोड़ रुपए से 47,827 वर्ग मीटर में 13 मंजिले वाले 4 टावर लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत लखनऊ में 1040 फ्लैट का लोकार्पण हुआ। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आपको ये देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। 2,43,246 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। पूर्व जज एम खानविलकर ने ली लोकपाल अध्यक्ष की शपथ। और आपने देखा होगा कि जब ये लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था तो ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा तो पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कोई जादू की छड़ी आ रही है, लोकपाल आ चुका है, लोकपाल की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन कहीं आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और ये आप सभी जानते हैं कि जब तक हर कोई जागरूक नहीं होगा तब तक लोकपाल का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो लोगों का रक्षक माना जाता है, लोगों का मित्र भी कहा जाता है इसे। और 19 मार्च 2019 में इसे बनाया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। संविधान में संशोधन को भाजपा को 2/3 बहुमत दिलाए, हेडगे कह रहे हैं। भाजपा सांसद आनंद हेडगे कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी चलती रहती राजनीति में। सात्विक चिराग की जोड़ी बनी फ्रेंच ओपन चैंपियन। सात्विक साईराज की रेड्डी और चिराग शेट्टी की विश्व में नंबर 1 भारतीय जोड़ी ने रविवार को चीनी ताइपे के ली झे हुई और यांग ओ पो हुआन को हराकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। एशियाई खेलों के चैंपियन सात्विक चिराग की जोड़ी फाइनल में ली और यांग को 37 मिनट तक चले मैच में 21-11 और 21-17 से हराया है। बंगाल में सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तृणमूल, नाम घोषित किए हैं। अब आप देखिए लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एसबीआई के स्पष्टीकरण और अवमानना पर होगा विचार। सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड का नकदीकरण कराने का ब्यौरा देने में एसबीआई के 30 जून तक का समय मांगने के मामले की सोमवार को सुनवाई करेगा। चुनावी बॉन्ड की स्कीम को पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, असंवैधानिक करार दिया था। सर्वोच्च अदालत इसी मामले में एसबीआई के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई भी करेगी।
और आप देखते हैं कि एसबीआई ने बात नहीं मानी ना सुप्रीम कोर्ट की। 6 मार्च का समय दिया था लेकिन उसने नहीं 6 मार्च का माना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। 15 मार्च को मिल जाएंगे दोनों चुनाव आयुक्त। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को होगी चयन समिति की बैठक। अनूप चंद पांडे को की सेवानिवृत्ति व अरुण गोयल के इस्तीफे से रिक्त हैं 2 पद। और देखिए, एक बात और आपको बता दूं, जो आप देखते हैं कि इसमें कानून मंत्री और आप देखते हैं प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता रहता है चयन समिति में। और इसी को लेकर आप देखते हैं कि क्या रहता है, इसका आलोचना भी की जा रही है। अभी आपने देखा सर्वोच्च अदालत ने एक तरह से सुझाव दिया था कि उसमें उसे भी शामिल किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश को, लेकिन नहीं माना। इसलिए आप देखते हैं कि इसकी क्या हो रहा है, इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते रहते हैं। पीएम मोदी के चलते टला था यूक्रेन पर रूस का परमाणु हमला। रूस की ओर से वर्ष 2022 के अंत में संभावित परमाणु हमले को टालने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेहतर संबंध काम आए और यह बात CNN की रिपोर्ट में सामने आए। अमेरिका अधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी की पहुंच और उनके सार्वजनिक बयानों से संकट को टालने में मदद मिली। ये आप देख रहे हैं ना, रूस है और यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों में 2 साल होने जा रहे हैं ना युद्ध लड़ते लड़ते होते हुए, उसी की बात हो रही है। बजरंग व रवि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के दौर से बाहर हुए। टोक्यो ओलंपिक खेलों के पदक विजेता बजरंग पूनिया और रवि दहिया रविवार को यहां आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल में अपने मुकाबले हारने के बाद पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन की दौड़ से बाहर हो गए। बजरंग को पुरुष की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल में रोहित कुमार से 1-9 से हार मिली है। मोरथल के गुलशन ढाबे पर गोलियां बरसाकर शराबी कारोबारी की हत्या कर दी गई है। इस तरह के देख रहे हैं। भारत में बड़ा चीता परिवार। कूनो में जन्मे 5 शावक। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीता गामनी ने जन्मे शावक। अब कूनो में 13 वर्ष के चीते हैं और 13 शावक हो गए हैं। और आप सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से लाए गए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। भारत में यूं ही चीता की वंशावृद्धि। 27 मार्च 2023 को ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से 23 मई को एक और 25 मई को 2 शावकों की मौत हो गई थी। एक पूरी तरह से स्वस्थ है। 3 जनवरी 2024 को आशा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया। और आप देखिए 23 जनवरी 2024 को ज्वाला चीता ने दूसरी बार 4 शावक को जन्म दिया। और 10 मार्च 2024 को आप देखिए गामनी चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है। अच्छी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है, इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी बढ़ाना है हमें, लेकिन उनकी नहीं बढ़ रही तो चिंता बना रहता है ना। देखिए ये है मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मध्य प्रदेश। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें हैं दिल्ली में, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। PMLA में सह अभियुक्त का इकबालिया बयान ठोस सबूत नहीं, आरोपित की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से जो आय करते हैं ना, फिर उसे आप देखते हैं वैध तरीके में बदलते हैं। साहित्य उत्सव आज से मेघवाल करेंगे उस्वारा में यहाँ साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का एकीकृत टर्मिनल 1 शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ इसका। ₹85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का कल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 10 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और साबरमती आश्रम परियोजना के मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। बौद्ध योजना के तहत 5 राज्यों की परियोजनाओं का शिलान्यास। केंद्रीय अल्पसंख्यक
कार्य और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को नई दिल्ली के शास्त्री भवन से वर्चुअल तरीके से 255 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 38 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों को लाभ मिलेगा इससे। भारतीय समुद्रयान 2025 तक समुद्र तल की शोध के लिए होगा तैयार। रिजिजू ने कहा कि मत्स्य 6000 का परीक्षण इस साल के अंत तक होगा और मौसम पूर्वानुमान संस्थानों को सुपर कंप्यूटरों मिलने में देरी पर चिंता भी जताई इन्होंने। नौसेना के जहाज INS तीर ने 16 देशों के साथ युद्धाभ्यास किया है। ये भारतीय नौसेना ने रविवार को कहा कि पहले ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के प्रमुख जहाज INS तीर ने सेशल्स में 16 मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ कटलेस एक्सप्रेस 24 में भाग लिया है और 26 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित अभ्यास में समुद्री अंतर विरोधों का संचालन, जब्ती प्रक्रियाओं, गोताखोरी संचालन के सिद्धांतों और व्यवहारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण आयोजित किया है। अच्छी बात है, होना चाहिए। अब DD न्यूज के एंकर पहनेंगे खादी की पोशाक। अच्छी बात, आपसे कहता भी तो कि DD न्यूज को सुनते रहा करिएगा। ये सेना प्रमुख मनोज पांडे ने रविवार को उत्तराखंड के रुड़की में BEG सेंटर स्थित युद्ध स्मारक पर ड्यूटी के दौरान आप देखिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली बहादुर को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सेंटर में अधिकारियों ने सेना प्रमुख को प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे की दिशा में विभिन्न पहलों पर और विकास के बारे में जानकारी भी दी है। उड़ान स्क्रीन से दूर की गरीबी और अमीरी की खाई, आप देखिए हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। खाद्य सामग्री पर जरूरी विवरण नहीं होने से दुकानदार पर 50,000 जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने पैकेट पर निर्माण तिथि नहीं होने पर कैद के बदले लगाया जुर्माना। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारक खाद्य सुरक्षा मानक कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया गया ये। और आप देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 20 में इस बात का निषेध है कि अपराध घटित होने पर लागू कानून में तय सजा से ज्यादा सजा किसी को नहीं दी जा सकती है, लेकिन तय सजा से कम सजा देने पर कोई रोक नहीं है ना। और आप देखिए कोर्ट ने कहा है कि जब अपराध घटित हुआ है तो उस समय खाद्य अपमिश्रण निवारक कानून 1954 लागू था, जो कि निरस्त हो चुका है और अब उसकी जगह खाद्य सुरक्षा मानक कानून 2006 लागू है। नए कानून में मिस ब्रांडिंग पर धारा 52 में 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन कैद की सजा का प्रावधान इसमें नहीं है। अब आप देखिए चुनाव है तो राजनीति की बातें हो रही हैं, आप सभी जानते हैं और होने दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो राजनीति अच्छे से ही होती है ना। ये देखिए पुराने चुनाव की बात हो रही है, तो आप लोग राजनीति के बारे में इतना याद रखा करिए, कब किस पार्टी की स्थापना हुई, कब प्रधानमंत्री कौन बना, और ये सब मुझे लगता है याद रखना चाहिए। किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, कोई चुनाव की रिजल्ट आ रहा है, उसके बारे में याद रखा करिएगा। ये आप देख रहे हैं ना 370 रिलीज हो चुकी है और अभी वीर सावरकर आने वाली है। वीर सावरकर में आपने देखा होगा जो हुड्डा साहब है, एक्टर हैं, वो बता रहे थे ना कि गांधी की वजह से लेट आज़ादी, 35 साल बाद आज़ादी मिली। और अगर वीर सावरकर की चलती तो आप देखते हैं कि 35 साल पहले आज़ादी मिल जाती, यानी कि 1912 में आज़ादी मिल जाती। और 1912 में गांधी जी भारत में थे, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और नहीं थे तो कब भारत आए, और गांधी जी को असली पहचान कब मिली भारत में, ये आप बताइएगा। और आप सभी देखिए किताबें पढ़ने वाले हैं, सभी छात्र, मुझे लगता है सभी लोग, आप लोग, तो मुझे लगता है कि आपको तो मुझे लगता है कि तर्कों पर बात करनी चाहिए, आंकड़ों पर बात करनी चाहिए और हवाई बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। बाकी छोड़िए सब बातें होती रहती है, इनका क्या जाता है। और हमारे लिए तो सभी हीरो हैं, ये बात और जान लीजिए, सभी, चाहे वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हों, और चाहे आप देखिए वीर सावरकर हो, चाहे आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर साहब हो, किसी का भी आलोचना हो सकती है उसकी कुछ काम को लेकर, लेकिन सबका योगदान रहा है देश की आज़ादी में।
मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि देखिए, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है ये मतलब के लिए बना है, और ये चल जाए, चुनाव लड़ने तक पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात रहेगी। हाँ, अगर चुनाव लड़ता है एक साथ मिलकर सभी, तो आप देखिए बीजेपी को भारी नुकसान होता। और आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार छोड़ के जा चुके हैं, जयंत चौधरी चले गए हैं, ममता बनर्जी अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी वहाँ अलग लड़ रही है पंजाब में, मायावती शामिल ही नहीं हुई है। यूरोप अमेरिका तक पहुंची उत्तराखंड की गुड़ और शक्कर की मिठास। 2006 में MS स्वामीनाथन से मिलकर सावत वाली गांव के कटार सिंह को मिली नई राय, किसान क्लब गठित कर जोड़े 1000 किसान। अच्छी बात है, अच्छी पहल भी है। प्रतिनिधि हमारा चयन तुम्हारा, ये आप देखिए 4 गुना बढ़ गई लोकसभा उम्मीदवारों की संख्या 1952 से 2019 के बीच। 1874 से हुई है 8039, और 3 गुना प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसत उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है 4.67 से 14.8 में। ये सब राजनीति है ना, तो चुनाव है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। मतदाता निभाएं अपनी जिम्मेदारी। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि नहीं, मतदाता सबसे ऊपर होते हैं। मतदाताओं को यह बात समझ में कर इसके अनुरूप व्यवहार करना होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और जनताओं को जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर मतदान करना होगा, तभी वह राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधि ना कि मनमानी पर अंकुश लगा पाएंगे। और हमारे यहाँ तो देश आप देखते हैं कि चुनाव जाति धर्म पर ही होता है। आप देखते हैं मुद्दों पर कब लड़ा जाता है। लोकतंत्र नहीं, चुनाव में दलों का उम्मीदवार तय करने का तरीका है। भारत में राजनीतिक दलों के कुछ नेता उम्मीदवार का नाम तय करते हैं, इसमें मतदाता या पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। जाहिर कि उम्मीदवार तय करने का यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, इस तरीके बदलने की जरूरत है, तभी हम सही मायने में लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे। 5 साल में एक बार मौका मिलता है तो कर लिया करेगा उसका मौका। अमेरिका में कैसे तय होता है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार? अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भारत में आम चुनाव से अलग है। अभी चुनाव है ना अमेरिका में, तो आप देखिए भारत में दोनों बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर देती है, या फिर चुनाव के नतीजे आने के बाद इस पर फैसला होता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। यहाँ के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन को लेकर जनता के बीच जाते हैं, और दोनों दलों में उम्मीदवार बनने की चाहत रखने वाले लोग हर स्टेट में प्राइमरी और काकस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। प्राइमरी और काकस चुनाव में जो जीता वही दोनों दल की ओर से औपचारिक उम्मीदवार बनता है। और हमारे देश में अगर ऐसा होता तो आप देखते हैं कि हर नेता अपने आप में प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता, राष्ट्रपति बनने के सपने देखता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर जनता हमें पसंद करेगी तो आराम से। अब ऐसा ना रहता कि नहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। हम अब देखिए बीजेपी में टॉप लीडर करेंगे वही बनेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ऐसा ना होता। फिर कोई भी आप देखते हैं कुछ भी कर सकता था। काकस क्या है? काकस का आयोजन स्कूल, जिम, टाउन हॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होता है। काकस एक तरह की स्थानीय बैठक है। इसका आयोजन दोनों प्रमुख राजनीतिक दल करते हैं। आयोजन में होने वाले खर्च भी वहन करते हैं। और अब बैठक में पार्टी के पंजीकृत सदस्य जुटते हैं और राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन को लेकर समर्थन देने पर बात करते हैं। प्राइमरी क्या है? कॉकस से अलग प्राइमरी का संचालन नियमित पोलिंग स्टेशन पर होता है। आमतौर पर इसके लिए स्टेट भुगतान करता है, संचालन राज्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। मतदाता सामान्य तौर पर गोपनीय बैलेट के जरिए अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करते हैं। प्राइमरी 2 तरह की होती है। क्लोज्ड प्राइमरी, जिसमें केवल पार्टी के पंजीकृत मतदाता हिस्सा लेते हैं। दूसरी ओर ओपन प्राइमरी, इसमें किसी भी पार्टी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समावेशी और पारदर्शी, तो 1970 से पहले डेलीगेट्स का चुनाव कॉकस के जरिए होता था, लेकिन 1972 में सुधार के बाद नामांकन प्रक्रिया को ज्यादा समावेशी पारदर्शी बनाया गया। इसके बाद ज्यादातर राज्यों में ने प्राइमरी को अपनाया। यूरोपीय देशों में व्यवस्था, तो जर्मनी में पार्टी कार्यकर्ता सीक्रेट बैलेट के जरिए उम्मीदवार चुनते हैं। इसमें
यहाँ 43% जनप्रतिनिधि आपराधिक रिकॉर्ड वाले नहीं हैं और बैटर में परंपरा है कि स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता उम्मीदवार तय करते हैं, मतदाता तय करे क्षेत्र का उम्मीदवार। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के समय चुनाव सुधारों पर बात कही थी। उनकी मांग थी कि चुनाव में उम्मीदवार पहले क्षेत्र के मतदाता चुने। उम्मीदवार मतदाताओं के बीच से होना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल का सक्रिय कार्यकर्ता है या नहीं है। जेपी का कहना था कि क्षेत्र में मतदाता तय करें कि उनके क्षेत्र में सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है। जेपी का तर्क था कि मतदाताओं को उन्हीं उम्मीदवारों में से एक चुनना पड़ता है जिनको राजनीतिक पार्टियां एक तरह से ऊपर से आप देखते हैं कि ठोक देती हैं। चलिए, तो उसकी बात हो रही है। और और उम्मीदवार तय करने की मौजूदा तरीके में खामियां तो हैं, लेकिन सवाल है कि इसका विकल्प क्या है। अगर मतदाता पहले अपने क्षेत्र के उम्मीदवार तय करेंगे तो इसके लिए तरीका क्या हो, फिर चुनाव की प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी, इस तरह के कई सवाल जिन पर विचार करना होगा। इस साल के अलावा जेपी ने राइट टू रिकॉल की बात भी कही थी। उनका कहना था कि मतदाता जनप्रतिनिधि को एक बार चुनकर 5 साल के लिए अभिशाप्त हो जाता है और फिर आप देखते हैं कि वो 5 साल तक शकल नहीं दिखाता है। ऐसे मतदाता को राइट टू रिकॉल का अधिकार देना चाहिए और उस समय यह बड़ा मुद्दा बना था। लेकिन भारत जैसी आबादी वाले देश में इस चुनाव सुधार को लागू करना आसान नहीं था और कम आबादी वाले देशों में तो इस तरह की तौर तरीके आसानी से लागू किए जा सकते हैं, लेकिन भारत ऐसा करना आसान नहीं है। और बाद में छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल प्रयोग किया गया था। देखिए, एक काम किया करेंगे हम लोग, जो संपादकीय पाठ है इसे एक ही क्लास में शामिल किया करेंगे और जो इसके महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लिया करिएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार क्लास आना आप लोगों की कई बार शिकायत रहती है कि भैया फिर हम देख नहीं पाते हैं, एक बार में ही पूरी क्लास दे दिया करिएगा, ठीक है। तो अब ऐसा ही करेंगे हम लोग। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती और संपादकीय पाठ आपको आप सभी जानते हैं कि काफ़ी मदद पहुंचाता है आपके प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता संप्रभुता को चुनौती असहनीय अपराध है और यह संविधान का भी उल्लंघन है। यह सब जानते हुए भी द्रमुक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला किया है। उन्होंने भारत माता के प्रति श्रद्धा को भी चुनौती दे दी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपशब्द कहे, भारत के अस्तित्व से इनकार किया। भारत राष्ट्र ही नहीं है, यह एक उपमहाद्वीप है, इसके भीतर तमिल और मलयालम जैसे देश है। इसके पहले द्रमुक नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया आदि कहा था। राजा के बोल पहली बार नहीं बिगड़े हैं। उदयनिधि वाले विवाद के बीच उन्होंने सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ जैसी बीमारियों से की थी। उन्होंने तमिलनाडु को अलग देश बनाने के लिए आंदोलन की धमकी भी दी थी। राष्ट्र और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाने और श्री राम और भारत माता को अपमानित करने जैसे कृत्य संविधान का अपमान है और संविधान की मूल पिति में श्री राम का चित्त है। श्री राम के पिति श्रद्धा काल्पनिक नहीं है, यह सांस्कृतिक है और संवैधानिक भी। उन्होंने सांसद के रूप में ली शपथ का उल्लंघन किया और राष्ट्र क्षुब्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत माता के संदर्भ में लिखा है मैं सभाओं में जाता हूँ, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भीड़ भारत माता की जय बोलती है। मैं पूछता हूँ कि यह भारत माता कौन है? एक व्यक्ति कहता है वह भारत की पवित्र धरती है। मैं कहता हूँ आप ठीक सोचते हैं, यही भारत माता है, किंतु भारत माता इससे भी ज्यादा है। ये पर्वत, नदियां, वन, हम, आप और सब भारत माता है। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक पूरा देश भारत माता के प्रति श्रद्धालु है और इन्हीं भारत माता की आराधना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में की गई। देश की धरती को भारत को माता कहना वैदिक काल से भी पुराना है। वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम में राष्ट्र जागरण का बीज मंत्र रहा है। ए राजा की तरह मुस्लिम लीग ने भी भारत माता का विरोध किया। संविधान के मूल कर्तव्यों के अनुसार संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। आगे लिखा है कि राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, जबकि यहाँ संप्रभुता और अखंडता को ही दुत्कारा जा रहा है। भारत के भीतर कई देश नहीं है। भारत अमेरिका जैसा नहीं है जो राज्यों के परस्पर अनुबंध से अस्तित्व में आया था। भारत राज्यों के समझौते का परिणाम भी नहीं है, राज्य भारतीय संविधान का परिणाम है। राष्ट्र राज्यों के आकार में परिवर्तन के लिए देखे थे और यहाँ का संघीय ढांचा अमेरिकी संघीय ढांचे से भिन्न है। राज्यों को देश कहना संविधान का उल्लंघन है, मगर ये राजा राज्यों को राष्ट्र बना रहे हैं। और स्वाधीनता संग्राम और उसके बाद भी कुछ वामपंथी तत्वों ने भारत को राष्ट्र नहीं माना। कुछ ने राष्ट्र बनाने का श्रेय अंग्रेजों को दिया था और
गांधी जी ने प्रतिवाद में कहा, भारत अंग्रेजी सत्ता के पहले भी राष्ट्र था और ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख है। मैकडनल और कीथ ने भी इस भूभाग को देश बताया। पोसालकर ने भी नदी नामों के आकार पर प्राचीन देश की रूपरेखा बनाई। उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब, अंशतः सिंध, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश सिंध और कश्मीर एवं सरयू तट का पूर्वी भारत इस देश में शामिल बताया। भारत एक विशेष संस्कृति के कारण एक राष्ट्र था और है, यह दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र है। और भाषा और संस्कृति की बात करें तो आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने संतोष बनाम मानव संसाधन मंत्रालय 1994 मामले में स्पष्ट किया कि सामाजिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। और आप देखिए, न्यायालय की टिप्पणी है कि यद्यपि इस देश के लोगों में अनेक भिन्नताएं हैं, वे गर्व करते हैं कि वे एक समान विरासत के सहभागी हैं, वह विरासत संस्कृत की है। और उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा बनाया था। गांधी जी गुजराती और अंग्रेजी के जानकार थे। उन्होंने लिखा है कि मेरी हिंदी कमजोर है, लेकिन मैं हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थक हूँ। तमिल, मलयालम, उड़िया आदि भाषाएं भारत का गौरव है और सभी भारतीय भाषाओं में संप्रेषण की शक्ति है। भाषा को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ए राजा ने सारी हदें तोड़ दी और राजा के बयान के एक दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि को अनुचित बयानों के लिए फटकार भी लगाई थी। इस लिहाज से ए राजा ने कोर्ट का भी अपमान किया। सनातन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य सनातन है, ब्रह्मांड सनातन है और प्राकृतिक नियम सनातन है। सनातन शाश्वत गुण है। जिस तत्व पर समय का प्रभाव पड़ता है वह शाश्वत नहीं और सनातन भी नहीं, और उसमें सुधार की संभावनाएं बनी रहती। सत्य पर काल का प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। भारतीय समाज के उत्कृष्ट तत्व सनातन निरंतरता से आए हैं, लेकिन रोग पुराना है। तमिलनाडु के रामास्वामी नायर ने दिनमुख की स्थापना की और रामास्वामी ने से लोहिया की मुलाकात हुई। लोहिया ने उनके राष्ट्र विरोधी रुझानों को छोड़ने की बात कही। लोहिया ने कहा कि वह शूद्रों और गरीबों के हितों में आंदोलन के समर्थक है, लेकिन वे उत्तर भारत का विरोध, द्रविड़ स्थान की मांग, हिंदी विरोध, गांधी जी की तस्वीर जलाना और ब्राह्मणों के प्रति हिंसा का त्याग करें। भाषा के बारे में लोहिया ने कहा, मैं उनसे तमिल में बोलूं और वह मुझे हिंदी में जवाब दें। इन सब बातों का कोई लाभ नहीं हुआ। और लोकसभा चुनाव आसन्न है। कांग्रेस सहित कई दलों ने INDI नाम पर मोर्चा बनाया है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, क्या वह राजा के बयानों के साथ है, क्या वह सनातन के विरुद्ध है, क्या वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुत्व को चुनौती देने वाले राजा के साथ है। इस स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। और वैसे राहुल गांधी ने भी कुछ समय पहले राजा की ही तर्ज पर भारत को देश नहीं बल्कि राज्यों का संघ बताया था। ऐसे बयान सूल की तरह चुभते हैं। उच्चतम न्यायालय इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करे तो स्वागत होगा। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया। आप क्या सोचते हैं, आप लोग जरूर बताया करिएगा इस तरह के मुद्दे पर। शिक्षा नीति में पर्चा लीक का समाधान। तो आप लोग देखते हैं कि आप घर नहीं पहुंच पाते, मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई। भारत को अपने युवाओं पर गर्व है। सारा विश्व उनकी सृजनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का लोहा मानता है। देश की तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, संचार तकनीकी तथा वैज्ञानिक शोध के संस्थान अनेक देशों के लिए ईर्ष्या के कारण बने। यह सब भारत के भविष्य दृष्टा नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो देश के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति निर्मित कर रहे हैं। आज शिक्षा व्यवस्था में असामाजिक तत्वों और भ्रम प्रवृत्तियां लगातार बढ़ रही हैं, व्यवस्था की साख को दीमक की तरह नष्ट कर रही हैं। इस पर विमर्श और त्वरित निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक हो गया है, अन्यथा स्थिति हाथ से निकल जाएगी। पिछले दिनों हरियाणा के नूह जिले में परीक्षा में नकल की योजनाबद्ध घटनाएं सामने आई। राजस्थान में भर्ती में पर्चा लीक के एक मामले में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 14 पुलिस कर्मचारियों को मिलाकर 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान में 2019 के बाद प्रति वर्ष 3 पर्चे लीक हुए और जिसमें 40 लाख युवा प्रभावित हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पर्चा लीक के कारण 48 लाख युवाओं का निराशा होकर ठगे से रह जाना किसी भी देश के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति कही जाएगी। और उत्तर प्रदेश की पुलिस नियुक्ति व्यवस्था ने अपनी अक्षमता दिखा दी है। इसके बावजूद लाखों युवाओं और परिवारों पर आर्थिक और मानसिक बोझ के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी के बर्खास्त होने की खबर ना उत्तर प्रदेश से आई, ना हरियाणा से, ना राजस्थान से। इस अपराध के लिए कितने लोग जेलों में है या उनकी संपत्ति जब्त हुई है, इनमें से अनेक को तो लगातार नकल और पर्चा लीक में शामिल बताए जा रहे हैं। 15 राज्यों में पिछले 5 वर्षों के दौरान 1.4 करोड़ युवा पेपर लीक के शिकार हुए। यह चिंताजनक स्थिति है। और परीक्षाओं को कदाचार मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक मॉडल का अधिनियम बनाया
और राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने भी इसके लिए कुछ ऐसे ही रास्ता अपनाया। समस्या है कि किसी को इसके लागू होने के बाद भी स्थिति सुधरने का विश्वास नहीं है। नकल और पर्चा लीक के प्रकरण साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल है कि आज ऐसी किसी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई। नकल और पर्चा लीक में बर्खास्तगी तुरंत होगी। ऐसे हर प्रकरण के लिए सर्वाधिक संपन्न विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी और अपराधियों को दंड 6 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। आज भी पर्चा लीक में संलग्न अपराधी अधिकारी अपनी जगहों पर विद्यमान है, जनता के पैसों पर पल रहे हैं। अगर उनके अधिकार है तो जिन युवाओं के साथ धोखा हुआ उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। अपराध की गंभीरता को समझना और देश के भविष्य पर उनके उससे घातक परिणामों की चिंता करना सरकार का ही नहीं समाज का भी उत्तरदायित्व है। परीक्षा में अपनी जगह किसी अन्य को धनराशि देकर बैठाने की तिकड़म लंबे अरसे से चल रही है। विकास प्रगति या प्रगतिशीलता का यह कैसा उदाहरण है। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में कोई डॉक्टर ही सॉल्वर बनकर बैठे और किसी को कोई सजा ना मिले। दूसरे के लिए परीक्षा में बैठने वाला है और उसे बैठाने वाला परिवार समाज के बराबर के अपराधी ऐसी सजा के अधिकारी हैं जो वह जीवन पर्यंत भोगे। आज तक परीक्षा का पर्चा खरीदने और आप देखते हैं कि के लिए धन उपलब्ध कराने वाले किसी पालक को शायद ही कभी कोई ठोस दंड मिला हो। इस सभी समस्याओं के संपूर्ण समाधान का रास्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नजर आता है और इसमें देश के युवाओं के लिए नई आशा का संचार करने की अनेक संभावनाएं निहित है। वह देश की शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता ला सकती है, सारे सामाजिक परिदृश्य को बदल सकती है। हालांकि इसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इसके सफल क्रियान्वयन और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की है। 1968 तथा 1986 से 92 में बनी शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन के अनुभव यह स्पष्ट इंगित करते हैं कि नीति कितनी भी सशक्त क्यों ना हो और उसकी सफलता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो हर स्तर पर उसके क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व निभाते हैं। जैसे आप देखिए कानून कोई भी बन जाए, अब उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है वो मायने रखता है। नई शिक्षा नीति में 2012 में गठित न्यायमूर्ति JMS वर्मा आयोग के उस निष्कर्ष को दोहराया गया है कि देश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अध्यापक शिक्षा के प्रति लेस मात्र भी गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं और बल्कि इसके स्थान पर ऊंचे दामों पर डिग्रियां बेच रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता गुन्नार मेडल ने भी अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में लिखा है कि भारत जैसे सभी विकासशील देशों में हर क्षेत्र में गुणवत्ता वृद्धि का स्रोत एक ही है, उनके अपने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता। यदि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नैतिकता, संस्कृति बोध, कर्तव्य निष्ठा, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण, सेवा के प्रति सम्मोहन और कार्य संस्कृति अनुकरणीय होंगे तो देश के स्कूल के अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षित हो रहे युवा भी और इनको ग्रहण और अनुसरण करेंगे। वे बाद में स्कूलों में वैसी ही कार्य संस्कृति निर्मित करने में सफल होंगे। यही से देश को हर कार्य क्षेत्र में वैसे ही लोग मिलेंगे। यह कोई दूर की कौड़ी नहीं है, केवल राष्ट्र द्वारा निर्णय लेने की देरी है। जापान ने आप देखिए अपने पुनर्निर्माण में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों पर विश्वास कर देश में कार्यनिष्ठा और कार्य संस्कृति के नए आयाम स्थापित कर दिए। भारत भी इसे अपने ढंग से कर सकता है। लेखक शिक्षा और सामाजिक सद्भाव पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत है। इनका नाम है जगमोहन सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये पितिबोध ऊर्जा। आज हर आदमी सुख की खोज में खड़ा है। ऐसे थके हारे इंसान को पितिबोध देते हुए जाने माने विद्वान खलील जिब्रान लिखते हैं कि मैं भी कहता हूं जीवन सचमुच अंधकारमय है। यदि आकांक्षा ना हो सारी आकांक्षाएं अंधी हैं। यदि ज्ञान ना हो सारा ज्ञान व्यर्थ है। यदि कर्म का ज्ञान ना हो, जब आप प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तब स्वयं से बनते हैं, एक दूसरे से बनते हैं और फिर भगवान से बनते हैं। और यहाँ प्रेम का अर्थ संकल्प है। प्रेम में, ज्ञान में और सौंदर्य में कभी अति नहीं होती है। जब ये गुण पूर्ण शुद्ध अर्थ में समझे जाएंगे तभी हम वह सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। आप तभी अच्छे बन सकते हैं यदि आप में आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चय है, निर्णय क्षमता है, आशावादी दृष्टिकोण है, सकारात्मक सोच और उत्साही मन है। अगर आप दुख में से सुख खोज लेना चाहते हैं तो सचमुच सुख खोज लेंगे। इसके लिए ऐसा सोचते हुए बस आपको संकल्पित होना होगा, यानी आप जिस चीज़ की इच्छा करेंगे वह पा लेंगे। सोचना यह है कि हम गहरे में जमे अपने संस्कारों को कैसे सुधारें, जड़ तक कैसे पहुंचे। बिना जड़ के सिर्फ फूल पत्तों का क्या मूल्य। पतझड़ में फूल पत्ते सभी झड़ जाते हैं मगर वृक्ष कभी इस वियोग पर शोक नहीं करता और उसके पास जड़ की सत्ता सुरक्षित है। और जिसे बसंत आने पर पुनः वृक्ष फूल पत्तों से लहा उठता है। अंधेरा तभी तक डरावना है जब तक हाथ दिए की बाती तक ना पहुंचे। अपने आप को अपनाना भविष्य निर्माता मानिए और फिर कार्य की शुरुआत कर दीजिए। अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। सोचिए आज से 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं
और जहां आपको मनचाही सफलता और जिंदगी हासिल हो। इसके लिए सुकरात का कथन है कि वैसा जीवन जिसमें परीक्षाएं ना ली गई हों जीने योग्य नहीं है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा। कांग्रेस के एक और आघात, जो आप देखिए तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया, उसको को लेकर लिख रहा है। सीख की जाए नियुक्ति। देश से ही सही झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की रिक्ति पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि कुलपतियों की तरह पिति कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू होगी। और कुलपतियों की नियुक्ति इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नियुक्ति नहीं होने से इस पद की जिम्मेदारी या तो प्रमंडलीय आयुक्त या फिर पिति कुलपति संभाल रहे हैं। विश्वविद्यालय में कई अन्य और गैर शैक्षणिक पद भी पहले से ही रिक्त हैं। इसका कहीं ना कहीं असर शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यों पर पड़ता है। और पिति कुलपतियों के पद पिछले वर्ष मई से ही रिक्त हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले वर्ष मई जून में शुरू की गई थी और सर्च कमेटी ने बाकायदा 3 नामों के पैनल की भी अनुशंसा कर दी थी, लेकिन राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा उस पर स्वीकृति नहीं देकर किया जा सकता है। राज्यपाल योग्य एवं कुशल शिक्षाविदों की नियुक्ति इन पदों पर करना चाहते हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि रिक्त पद समय पर भरे जाएं। एक अच्छी बात यह भी है कि राज्य में 16 वर्ष बाद झारखंड पात्रता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। आयोग ने मई या जून में इस परीक्षा के आयोजन की संभावना जताई। निश्चित रूप से इस परीक्षा के आयोजन से विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। चुनाव में डीप फेक का खतरा। ये आप देख रहे हैं कि डीप फेक आजकल आप देख रहे हैं, तस्वीर किसी और की होती, वीडियो किसी और का होता है, उसमें चेहरा किसी और का लगा दिया जाता है, आवाज़ किसी और की आ जाती है, बड़ा हेर फेर हो रहा है। डीप फेक की उन्मादित करतूतों ने आगामी लोकसभा चुनाव में व्यापक प्रभाव डालने की आशंकाओं ने चुनाव आयोग को चिंतित किया है। चुनाव के दौरान झूठी सूचनाओं और भ्रामक प्रचार का खतरा बढ़ गया है और जिसे निपटना चुनौती है। आम चुनाव एकदम सिर पर है। आयोग लोकसभा चुनाव के निष्पक्ष संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग करेगा। इसके लिए एक अलग विभाग स्थापित किया है और जो इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाओं को चिन्हित कर उन्हें हटाएगा। कहावत है कि लोहा ही लोहे का काटता है, ठीक उसी तर्ज पर एआई का उपयोग वर्जन ही डीप फेक से मुकाबला करेगा। एआई चुनाव से संबंधित की सामग्रियों की निगरानी करेगा, नकली बनावटी वीडियो, झूठी खबरें, फेक चेहरों की पहचान करेगा और जल्द ही नकली सामग्री का मिलान वास्तविक वस्तु से कर लेगी। गलत होने पर उन्हें तुरंत हटा देगी। चुनाव आयोग को अंदेशा है कि प्रधानमंत्री से लेकर प्रमुख मंत्रियों की आवाज चुनाव में गलत इस्तेमाल हो सकती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है और इस संस्था के कंधों पर लोकतंत्र की रक्षा की महती जिम्मेदारी है। आज इंटरनेट मीडिया का युग है, जहां बात निकलती है तो दूर तक जा पहुंचती है। पूर्व में संपन्न हुए तमाम चुनाव में अनगिनत ऐसी अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, जिसके बाद वोटरों का शक चुनावी प्रक्रियाओं पर भी गहरा है। दरअसल इन आरोपों के पीछे डीप फेक की हरकतें ही ज्यादा थी, जो बाद में पकड़ में आई। हालांकि ईवीएम का जहां तक सवाल है तो आयोग ने खुद आरोप लगाने वाले दलों को ईवीएम हैक करने की खुली चुनौती कई बार दी है, लेकिन तब कोई नहीं पहुंचा। डीप फेक द्वारा फर्जी समाचार एवं गलत सूचनाओं की समस्या से भारत ही पीड़ित नहीं है, यह एक वैश्विक चुनौती बन गई है। डीप फेक की गिरफ्त में नामी हस्तियां ज्यादा फंस रही हैं। बड़े टीवी एंकरों की गलत आवाजें इस वक्त इंटरनेट मीडिया पर फैली हुई हैं और निश्चित रूप से इस समस्या विकराल हो गई है। इसलिए आगामी चुनाव निष्पक्ष हो, इसको लेकर चुनाव आयोग बेहद गंभीर है। चुनाव में डीप फेक के जरिए नेताओं की आवाज निकालकर गलत बातें बुलवाई जाती है और उन्हें इंटरनेट मीडिया पर जारी किया जाता है। केंद्र सरकार भी इस बात को मानती है कि गलत सूचनाओं को रोकना बड़ी चुनौती है। खासकर चुनाव के समय डीप फेक के जरिए अराजक तत्व झूठे चुनावी वादे और पार्टी के एजेंडे के विपरीत बातें फैला सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने अलग विभाग बनाकर एआई के माध्यम से ही इनकी कमर तोड़ने का प्लान बनाया। इसी अपराध के लिए सख्त कानून की भी जरूरत है। और देखिए ईवीएम की बात करें तो आप देखेंगे जब विपक्ष में बीजेपी थी ना, तब वो भी इसका विरोध करती थी। तो ये सब करते रहते हैं, जो हारता है वो करता है, जो जीतता है वो कहाँ करता है। एक पढ़ लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ मिल जाती है, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए, पढ़ लिया करिए। जल संकट, बेंगलोर ने एक नए खतरे की आहट दी है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये भी अच्छा लिखा जाता है, एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। जल संकट हमारे देश से ही नहीं बल्कि समूची दुनिया की समस्या है। जहां तक हमारे देश का सवाल है
तो यह समझते परे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक नदियां हमारे देश में हैं और इसके बावजूद हमारा देश भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। गर्मी का मौसम आप देखेंगे, गर्मी का मौसम आते आते यह भयावह रूप अख्तियार कर लेता है और देश में आप देखेंगे, देश में आईटी हब के नाम से विख्यात बेंगलोर का नज़ारा आजकल कुछ ऐसा ही है, जहां के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज बेंगलोर की हालत यह है कि वहां के लोग पानी के एक टैंकर के लिए 2,000 रुपये से ज़्यादा देने को भी तैयार हैं। और हालात की भयावहता का सबूत यह है कि इस संकट से राज्य के मुख्यमंत्री का आवास भी अछूता नहीं है, वहाँ भी टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वास्तव में आज कमोबेश पूरा देश जल संकट का सामना कर रहा है और दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा भारत में है, और जबकि हमारे यहाँ जल संसाधनों की उपलब्धता केवल 4% ही है। गर्मी का मौसम आते आते हमारे यहाँ पानी का मोल सोने की तरह हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली सहित देश का कोई महानगर, शहर, कस्बा और गांव ऐसा नहीं है जो पीने के पानी के संकट का सामना न कर रहा हो। नीति आयोग तक चिंता जाहिर की है और देश में इस समय लगभग आप देखिए 60 करोड़ आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है। और देखिए नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया ना, उसी की बात हो रही है। देश की 3/4 घरों में पीने का पानी, साफ पानी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2030 तक देश में पानी की कमी और उपलब्ध आपूर्ति से दुगनी मांग के चलते देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% के नुकसान का अंदेशा है। अनियमित मानसून पर निर्भरता इस संकट को और बढ़ा रहा है। आज हमारा देश विश्व में जल गुणवत्ता के मामले में 122 देशों में 120वें स्थान पर है। दावे कुछ भी किए जाए, परंतु यह बड़मना है कि जल संकट से निपटने के बाबत देश में ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई देता है और जिससे निरंतर विकलाल होती है। इस समस्या के समाधान की दिशा में आशा की कुछ किरणें दिखाई दें। वास्तविकता यह है कि पानी का संकट कहीं कम तो कहीं बहुत ज़्यादा है। कहीं वह ग्रीष्मकालीन कृषि के लिए तो कहीं पेयजल आपूर्ति के लिए और कहीं उद्योग धंधों के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। और आप देखिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता, तो सदियों से भूजल हमारे अस्तित्व का आधार रहा है। हर साल धरती पर इतना पानी बरस जाता है जिससे लोगों की प्यास और पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन हमने भूजल का इतना बेहिसाब दोहन किया कि अब भूजल का संकट भी भयावह रूप धारण कर चुका है। ज़्यादातर जल स्रोतों जैसे ताल, तलैया, पोखर, झील और छोटी नदियों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। देश में कुओं, नलकूपों के समक्ष संकट की स्थिति पैदा हो गई है। कहीं जैव विविधता का संकट है, कहीं किसी शहर की किसी बस्ती में जलापूर्ति कम तो कहीं कहीं ज़्यादा मात्रा में होने का संकट है। कहीं आप देखते हैं कि नगरीय निकायों की भौगोलिक स्थिति का भी संकट है। कहीं वर्षा जल के समुचित संचयन और भूजल रिचार्ज प्रणालियों का संकट है। कहीं वह पानी की गुणवत्ता के कारण गंदी जलापूर्ति कहें या उससे उपचार रासायनिक संकट भी कहें। पानी पर मिलने वाले समाज के संवैधानिक अधिकार पर भी संकट है। और कहीं पानी की कमी का संकट है तो कहीं जलापूर्ति व्यवस्था को ढंग से ना निभा पाने के चलते सरकार पर भी संकट है। इस तरह यह संकट बहुआयामी है। आसन्न खतरा, आज देश की राजधानी दिल्ली, बेंगलोर, शिमला समेत कई अन्य छोटे बड़े नगर जल संकट की राह पर अग्रसर हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद डार्क जोन घोषित हो ही चुके हैं। अतिक्रमण सूखने से दिल्ली के जल स्रोतों पर संकट मंडरा रहा है। कहीं वे सूख चुके हैं या फिर अतिक्रमण का शिकार बन चुके हैं, कहीं वे इतने गंदे हो चुके हैं कि जलाशयों का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार देश भर में मौजूद जल स्रोतों में से 16.3% यानी कि लगभग 3.94 लाख का जलापूर्ति के उद्देश्य से उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। और सतही जल के मामले में आप देखिए सबसे ज़्यादा संपन्न माना जाने वाला देश का उत्तरी इलाका भी पानी के संकट से जूझ रहा है। देश के सुदूरवर्ती अंचलों में स्थिति इससे भी भयानक है। सवाल यह उठता है कि जिस देश में भूतल व सतही विभिन्न साधनों के माध्यम से पानी की उपलब्धता 2300 अरब घन मीटर है, जहां नदियों का जाल बिछा हो, सालाना औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती हो, जिससे 4000 अरब घन मीटर पानी मिलता हो। नदियों से 1869 किलोमीटर, कुओं और तालाबों से 690 घन किलोमीटर और भूजल से 433 घन किलोमीटर मिलता हो, वहां पानी का अकाल क्यों? वस्तुतः वर्षा जल में से 47% यानी कि 1869 अरब घन मीटर पानी नदियों में चला जाता है। इसमें से 1132 अरब घन मीटर पानी उपयोग में लाया जा सकता है, और लेकिन इसमें से भी 33% उचित भंडारण संरक्षण के अभाव में समुद्र में बेकार चला जाता है, जो बचाया जा सकता है। अक्सर हमारे यहाँ बरसात को कम अधिक जल संकट से जोड़कर देखा जाता रहा है।
इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जल संकट को केवल बरसात की मात्रा के आईने में ही नहीं देखना चाहिए, उसे उसकी सारी संभावनाएं समस्याओं के आईने में भी देखा जाना चाहिए। हमारे देश में जल संरक्षण और जल संवर्धन हेतु अनेक योजनाएं जारी हैं। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां जहां आप देखिए मनरेगा, अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण जल संवर्धन के काम न चल रहे हों। और अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे भीषण जल संकट वाले राज्यों में भूजल संसाधनों में सुधार लाना है। वाटर हार्वेस्टिंग की जरिए छत के पानी को जमीन पर भी उतार रहे हैं। वाटर सेट कार्यक्रम भी कर चुके हैं। तालाब भी बन रहे हैं। अमृत सरोवर इसी योजना का अंग है। जंगलों की जमीन पर भी जल संरक्षण और मिट्टी के संरक्षण के काम भी हुए हैं और अब भी जारी है। इसके बाद भी यदि जल संकट हर साल गर्मी के दिनों में गहराता है तो वह मूलभूत सवाल खड़े करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। ग्रीष्मकालीन खेती को मुख्यतः भूजल का उपयोग करती, इसलिए वह समस्त जल स्रोतों यथा कुएं, तालाब, नलकूप, हैंडपंप, नदियों को सुखाने के लिए जिम्मेदार है। ग्रीष्मकालीन खेती और रिचार्ज की जरूरत तथा पानी के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को ध्यान में रखते हुए यदि योजना बनाई जाए तो समस्या के समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है। जल संकट की हकीकत को समग्रता में समझना होगा। खास बात यह है कि समग्र अध्ययन का फोकस समाज हो और पानी को खंड खंड कर विभागों की सीमाओं में बांधकर उपयोग में लाने का परिणाम हमारे सामने है। इसलिए सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कारकों के प्रभाव को परखने बिना और पानी की उपलब्धता के गणित को समझे बिना यह कदापि संभव नहीं है। और यह समय की मांग है कि सरकारें नदी जल संरक्षण की दिशा में कार्यरत संस्थाएं उपरोक्त सुझावों को कार्यरूप में परिणत करे, तभी कुछ बदलाव संभव है। बेंगलोर की घटना एक चेतावनी है, इसलिए अब भी चेतो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और पानी आने वाले दशकों में किताबों की वस्तु बनकर रह जाएगा। ये आप लोग कहते हैं कि आंसर राइटिंग में हम कैसे उपयोग करें, निबंध में कैसे उपयोग करें। आप देखिए कमियां बताई जा रही हैं, जो समस्या है उन्हें बताया जा रहा है, समाधान कैसे हो सकता है ये बताया जा रहा है। यही तो आपको चाहिए मटेरियल के लिए। जलापूर्ति में नदियों का महत्व, तो नदियां जलापूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। वे जागृत इकोसिस्टम होती हैं, वे अविरल सदानीरा और कुदरत का वरदान होती हैं और उनका सतत प्रवाहित जल जीवन के विविध स्वरूपों को स्वस्थ रखकर उनका लालन पालन करता है, अपनी अपनी घाटियों को निरंतर परिमार्जित करता है, उनका रूप संवारता है और विविध प्रकार की भू आकृतियों को जन्म देता है। वह प्राकृतिक हाइड्रोलॉजिकल चक्र का अनिवार्य हिस्सा तो है ही और इस चक्र को सक्रिय रखते हुए प्रकृति द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का पालन भी करती है। नदियां हर क्षण अपनी गतिविधियों की मदद से धरती पर नई इबारत लिखती है और वस्तुतः भारत नदियों का देश है। अनादिकाल से भारत के लोग नदियों की पूजा करते रहे, उनमें अटूट आस्था रखते हैं, उनमें स्थान का मोक्ष का मार्ग मानते हैं। वे कला और संस्कृति के उद्भव की साक्षी हैं। जंगलों और पहाड़ों की कोख से निकलकर अनवरत बहते पानी का अकल्पनीय तिलिस्म है। अलौकिक दृश्यों की कभी ना खत्म होने वाली सतरंगी श्रृंखला है और जल प्रपातों का अनूठा जादू है। बेपानी की पाठशाला है, इतिहास है, विज्ञान है, पर्यावरण की आप देखिए अद्भुत किताब है। परंतु आज हमारे देश की अधिकांश नदियां अविरल प्रवाह पर बढ़ते खतरे से जूझ रही हैं। उनके पानी में बढ़ता प्रदूषण जैव विविधता पर बढ़ रहे खतरे को और अधिक भयावह बना रहा है। उनका पुराना वैभव, निर्मलता, पवित्रता समाप्त हो रही है। उनका जल जानलेवा बीमारियों का कारण बन रहा है और देश के हर हिस्से में उनकी अस्मिता के खोने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और इस खतरे को नदियों के साथ साथ उनकी कछार की उथली परतों की बिगड़ती सेहत का संकेतक माना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात अविरलता की है। अविरलता समाप्त होने का अर्थ है पानी से जलीय जीवों तथा वनस्पतियों की विदाई। उनकी विदाई का अर्थ है पानी का स्वास्थ्य खराब होना। नदी के अविरल नहीं होने का अर्थ है सूखे दिनों में मिट्टी में माकूल नमी की कमी, और जिसका अर्थ है उन असंख्य जीवाणु की समाप्ति जो मिट्टी को स्वस्थ रखते हैं तथा निरोगी खेती का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संक्षेप में नदी की अविरलता समाप्त होने का सीधा अर्थ है कि नदी के कछार में रहने वाले समाज के निरापद जीवन का खतरे में पड़ जाना। अच्छा लिखा जाता है, देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा। आप क्या सोचते हैं अपना व्यू जरूर दिया करिएगा। स्वयंवर बनाम साझा संकलन खरी खरी तंज कसा जा रहा है। सौदेबाजी वाला हुनर आजमाने का प्रयास मायावती के बारे में कहा जा रहा है। विपक्ष की पिच पर मोदी का प्रहार। चलिए ये सब आप देखते हैं, राजनीति की बातें। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। $100 अरब का निवेश करेंगे यूरोप के 4 देश। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय
ट्रेड यूनियन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर आपदी के हस्ताक्षर किए। सस्ते में मिलेंगे स्विच, चॉकलेट, घड़ी और बिस्कुट। सर्विस सेक्टर की कंपनियों को होगा लाभ इसमें। ग्रीन एनर्जी, केमिकल्स और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में होगा निवेश। समझौते से वस्तु निर्यात से लेकर सेवा निर्यात को मिलेगा प्रोत्साहन। अच्छी बात है। इसमें आप देखते हैं कि EFTA में यूरोप के 4 विकसित देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लाइechtenstein शामिल हैं उसमें। कर और वित्तीय लेनदेन में अंतर वालों को ईमेल भेज रहा है CBDT, आयकर विभाग की बात हो रही है। फार्मूला 1 के लिए ईंधन बनाएगी इंडियन ऑयल। और अरामको ने $121 अरब का मुनाफा कमाया। कोयला नीलामी के 9वें दौर के नतीजे 2 सप्ताह में। बायजूस ने 25% कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया। ये भी काफ़ी घाटे में चल रहा है। टेस्ला के हिसाब से अपनी नीतियां नहीं बनाएगा भारत, पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं। FPI ने 6100 करोड़ रुपए का निवेश किया। मजबूत आर्थिक वृद्धि और बाजार की मजबूती के चलते विदेशी निवेशकों में भारतीय शेयरों का आकर्षण बरकरार है। JP मॉर्गन सूचकांक में सरकार के बॉन्ड को शामिल करने से ऋण बाजार में भी पैसा लगा रहे FEO। 7 कंपनियों का मार्केट कैप आप देखिए 71,301 करोड़ रुपए बढ़ा। 10 साल में 21 गुना बढ़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। उत्तराखंड के CM ने किया 8,275 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण। भारत में बिताए समय को हमेशा याद रखूंगी, मिस वर्ल्ड जो क्रिस्टीना विस्कोवा है ना, उन्होंने कहा है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। इजरायल और वहाँ चल ही रहा है, और आप देखते हैं रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति की शपथ ले ही ली है। तो सब ये याद रखिएगा। आप देखेंगे जॉर्जिया में बाइडेन ट्रंप ने एक दूसरे को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। अमेरिका में वर्जीनिया की सेनेट ने की भारतवंशी पत्रकार की सराहना। 15 महीने में तीसरी बार विश्वास मत हासिल करेंगे नेपाली PM पिचंड। ये आप देखिए यही नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। बुद्ध उनके शिष्यों के अवशेषों की शोभा यात्रा। थाईलैंड के उबेन रत चथामी शहर के वाट वनाराम में हजारों लोगों ने भगवान बुद्ध उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेषों की शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। सौर विस्फोट से उठा तूफान टकरा सकता है बुद्ध से, नासा के SDO ने कैद की विस्फोट की तस्वीर। 1956 में हुई थी SR की खोज, ये भी याद रखिएगा। एक बात नासा के बारे में बता देता हूं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ना नासा, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप लोगों को एक बात बताना है कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है। बहाउद्दीन के अनुसार 1956 में SAR की खोज हुई थी। तब अत्याधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान युग की शुरुआत का दौर था। इस रोशनी को तब SAR नाम दिया गया था। SAR अलग अलग तरीके से बनते हैं। पृथ्वी के रिंग करंट सिस्टम के ऊपरी वायुमंडल में लीक होने वाले ऊष्मा ऊर्जा का संकेत देते हैं। और SAR आकाशगंगा में सबसे लाल चीजों में से एक है, जो शुद्ध लाल रंग है। यह वायुमंडल के ऊपरी परमाणु ऑक्सीजन से आती है। SAR आर्क को नग्न आंखों से देखना आसान नहीं होता है, लेकिन कैमरे में आसानी से कैद किया जा सकता है। जबकि अरोरा तब बनते हैं जब सूर्य से आने वाले आवेशित कणों की बरसात होती है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के वायुमंडल से टकराता है और वातावरण में चमकने लगता है। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। ये मोना आदित्य को पैरा निशानेबाजी में रजत मिला है। भारत के मोना अग्रवाल और आदित्य गिरी की जोड़ी ने पैरा निशानेबाजी विश्व कप मिक्स टीम एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा में रविवार को रजत पदक जीता है। जोकोविक ने 5 साल बाद जीत से वापसी की है। नोवाक जोकोविच की बात हो रही है। RCB पर जीत से शीर्ष पर कैपिटल्स देख सकते हैं।
यहाँ भी आप देखेंगे आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से भी पॉइंट मिलते हैं। WHO ने कोरोना के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप सभी जानते हैं कि कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2020 में आज ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के प्रकोप की वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया था। विश्व में तेजी से फैल रहे 11 करोड़ मामलों को देखते हुए वैश्विक संस्था ने यह निर्णय लिया था। भारत ने उसी वर्ष 14 मार्च को कोरोना को अधिसूचित आपदा घोषित किया था। भारत ने किया धनुष एवं पृथ्वी मिसाइलों का परीक्षण। आज वर्ष 2011 में आज ही भारत ने अलग अलग स्थानों से 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और धनुष का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। परमाणु हथियार ले जाने में बहुत मारक क्षमता धनुष और पृथ्वी 2 दोनों ही सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हेमू कलानी ने दिया था अहम योगदान। क्रांतिकारी हेमू कलानी का जन्म 1924 में आज ही अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के सक्कर अब पाकिस्तान में हुआ था। छोटी उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो मरो नारों को सिंध में जन जन तक पहुंचाया। जब उन्हें पता चला कि क्रांतिकारियों के दमन के लिए अंग्रेजों सैनिकों ने भरी ट्रेन सक्खर से गुजरने वाली है, तो उन्होंने रेल की पटरियों को उखाड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और 23 जनवरी 1943 को इन्हें फांसी दी गई। अब आप लोग सोचिए कि जिनके नाम हम जानते नहीं है बहुत सारे लोग, उनका भी योगदान रहा। समझ रहे हैं। थाईलैंड में रामायण का मंचन। बैंकॉक के उत्तर में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली अयोध्या में थाई कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकप्रिय खोन नाट्य शैली में महाकाव्य रामायण की कथा का मंचन किया। खोन थाई पारंपरिक नृत्य कला है। वो महिला कलाकारों के साथ इस शैली की एक भिन्नता को खोन फू यंग कहा जाता है। इसका उल्लेखनीय थाई साहित्य में मिलता है। और यूनेस्को की बात करेंगे हम लोग तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और मैं हमेशा कहता हूँ इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। स्वस्थ और खुश बना सकता है वर्क फ्रॉम होम। ये कार्यशैली में बदलाव 2020 में महामारी के शुरुआती दिनों के दौरान टीम ने किया शोध। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली में होता है सुधार। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक लचीलेपन की आवश्यकता होती है। 1 साल के ऑस्ट्रेलियाई वयस्कों की जीवनशैली में आए बदलाव की जांच की गई। चलिए अच्छी बात है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय देते रही करिए। फैटी लीवर से बचाने में एस्ट्रोजन रही कारगर। लेजी आई वाले बच्चों में वयस्कता में गंभीर बीमारी का खतरा अधिक है। और आप देखते हैं कि 100 में से 4 बच्चों को प्रभावित करती है एम्बिलोपिया। और 40 से आप देखिए 69 वर्ष आयु के 1,26,000 से अधिक प्रतिभागियों की यूके बायो बैंक समूह के डाटा का विश्लेषण किया गया। 3,238 प्रतिभागियों ने जिन्हें बचपन में लीजी आई शिकायत दर्ज की थी, उनमें से 82.2% वयस्क होने पर एक आंख की दृष्टि लगातार कम हो गई। मस्तिष्क और आंख एक साथ काम करने के तरीके में गड़बड़ी भी। चलिए, गुड लक के लिए विमान के इंजन में फेंके सिक्के। बीजिंग चाइना की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और क्या, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मैं कहता हूँ। धन्यवाद।